हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12 के लिए जो है अकाउंटेंसी में कंप्लीट शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पिछला मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सीबीएसई के लिए भी है और स्टेट बोर्ड के जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट। तो आज हम जानेंगे कंपनी से क्या हासिल, यानी हम कंपनी किसे कहते हैं। तो कंपनी आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आज हम जानेंगे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी से क्या आशय है, या कंपनी हम किसे कहेंगे। तो कंपनी से आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। यानी कंपनी उसको हम कहते हैं जिसकी पूंजी क्या होनी चाहिए, अंशों में विभाजित होनी चाहिए। आइडिया एक क्या है कि कंपनी से आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। उसे हम क्या कहेंगे, कंपनी। तो मान लीजिए कि एबी कंपनी का पूंजी जो है वह 10 लाख रुपया है और कंपनी क्या करता है, 10 रुपया वाले टुकड़ों में अपने पूरे अंश पूंजी को बांट देता है। यानी एक टुकड़े का कीमत 10 रुपया है, यानी जो 10 है तो हम क्या करेंगे, तो इस पूंजी में 10 से क्या करेंगे, भाग अगर हम कर देते हैं तो 1 लाख अंश में क्या हो जाएगा, 1 लाख अंशों में यह विभाजित हो जाएगा। यानी ए भी क्या हो गया, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होगा। अब इसमें अब हम देखते हैं कि कंपनी अधिनियम क्या बतलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 खंड 20 के अनुसार। अब यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 खंड 20 क्या परिभाषित करता है। तो इसमें हम जो है कंपनी किस, अब ये परिभाषा क्या बताता है, तो कंपनी का आशय कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्ती किसी
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। अब मैंने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा क्या पर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 क्या बतलाता है कि कंपनी का आशय क्या है। इस अधिनियम के अधीन अगर किसी कंपनी का समामेलन हो गया है या इससे पहले वाली किसी कंपनी अधिनियम का अधीन कंपनी का समामेलित है तो वह क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। तो यहाँ पर है कि पूर्ववर्ती कानून का मतलब हुआ कि इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 भी था, उस अधिनियम के तहत भी अगर कोई कंपनी समामेलित है तो वह भी कंपनी कहलाएगा। 2013 की कंपनी अधिनियम के तहत अगर कोई कंपनी समामेलित है तो वो भी क्या कहलाएगा, वह कंपनी कहलाएगा। तो ये जो है ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है। एक न्यायाधीश मार्शल थे, तो न्यायाधीश जो मार्शल थे तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कंपनी क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अदृश्य है, जो दिखलाई नहीं देता नहीं, और जिसका अस्तित्व केवल क्या है कि केवल कानून के नजर में ही है। यानी मार्शल ने कहा कि कंपनी एक अदृश्य अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार और क्या है, प्रकार नहीं है, लेकिन वह क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, और इसी कंपनी इसमें क्या है, इसका अस्तित्व केवल कानून के नजर में ही, इसे हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने भी क्या है, इसको अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया है। यानी इसका पूरे परिभाषाओं का मूल सारांश क्या है कि कंपनी किसे कहेंगे, तो कंपनी वह होना चाहिए जो अंशों में विभाजित हो। नहीं, दूसरा कंपनी क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है, या भारतीय कंपनी अधिनियम या उससे पहले वाले किसी अधिनियम का अधीन क्या समामेलित हो वो कंपनी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी हम कहेंगे। आज हम जो बता रहे हैं वह कंपनी की विशेषता है। अब कंपनी की क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले इसकी विशेषता में हम देखेंगे ऐच्छिक। अब ऐच्छिक संस्था का मतलब यानी ऐच्छिक संस्था का ऐच्छिक का अर्थ होता है इच्छा के अनुसार। यानी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी लोगों की इच्छा होगा तो संस्था बना सकता है, इच्छा नहीं होगा तो नहीं बना सकता। इच्छा होगा तो उसका सदस्य बनेगा और इच्छा नहीं होगा तो उसका सदस्य नहीं बनेगा। यानी कोई भी कानून इसको जो है मतलब इसका मेंबर बनने के लिए क्या करता है, मतलब जो है आपको बाधित नहीं करता है। दूसरा इसकी जो है विशेषता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब है कि कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति, यानी इसका जो निर्माण होता है वह कानून के द्वारा होता है। तीसरी इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है अस्थायी अस्तित्व। यानी कंपनी अस्थायी अस्तित्व का मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी का जीवन इसके अंशधारियों के ऊपर निर्भर नहीं करता, ना इसके सदस्यों के ऊपर निर्भर करता। यानी कंपनी का जो समापन होगा वह कानून के द्वारा ही इसका समापन हो सकता है, इसलिए अस्थायी अस्तित्व है इसका। चौथी इसकी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या है, यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी का
अलग से क्या है अपना अस्तित्व है, कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह क्या कर सकता है, कंपनी अपने नाम से संपत्तियों को क्रय विक्रय कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, समझौता कर सकता है, बैंक में खाता खुलवा सकता है। इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति भी कहा गया है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है उसको। तो इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व हो गया। पांचवी इसकी क्या विशेषता है, तो पांचवी इसकी विशेषता है कि प्रबंध एवं स्वामित्व का अलग होना। यानी कंपनी का जो प्रबंध है उसके अंशधारी नहीं करते, नहीं तो कंपनी का प्रबंध जो होते हैं, जो उनके अंशधारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने निर्देशक का चुनाव करते हैं और निर्देशक ही कंपनी का क्या करता है, संचालन करता है। तो इस प्रकार से प्रबंध और स्वामित्व का क्या होता है, अलग हो गया। क्योंकि कंपनी के जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, अंशधारी होते हैं, और अंशधारी निर्देशकों का चुनाव करते हैं, नहीं तो मतलब निर्देशक क्या करते हैं, कंपनी का संचालन करते हैं। इसलिए इसको हम क्या है कि प्रबंध और स्वामित्व से इसको हम अलग माना गया है। छठी इसकी क्या विशेषता है, अंशों की हस्तांतरणीयता। यानी कंपनी के अंश जो है, कंपनी के जो अंशधारी हैं, वो एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। सातवीं इसकी विशेषता क्या है, सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा होता क्या है, तो सार्वमुद्रा कंपनी का हस्ताक्षर होता है, यानी कंपनी के जिस दस्तावेज पर कंपनी का क्या होगा, सार्वमुद्रा अंकित होगा, वही दस्तावेज मतलब जो है मान्य माना जाएगा। सार्वमुद्रा अंकित न होने पर उस प्रलेख को मान्य नहीं माना जाता है। और इसकी आठवीं विशेषता क्या है, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब क्या है, सीमित दायित्व का मतलब होता है कि जब कोई अंशधारी जितने शेयर को लेता है उसके अंकित मूल्य तक के बराबर ही उस अंशधारी का क्या होता है, उस पर जो है उसका दायित्व उत्पन्न होता है। मान लीजिए 10 रुपए वाला एक आप किसी अंशधारी ने शेयर खरीदा, उस शेयर का मूल्य है 10 रुपया, तो उसकी दायित्व 10 रुपया तक ही है। तो इस प्रकार से ये कंपनी के क्या हो गए, सीमित दायित्व हो गए। तो हमारा ये 8 विशेषताएं हो गई। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक आप शेयर करिए। थैंक यू।